प्यारे बच्चों, इससे पूर्व कक्षा में मैंने आपको महावीर कालिदास से कुछ थर्ड पर्सन पत्र के विकल्प के रूप में रखा गया है। उनकी जो 7 रचनाएं हैं आपके पाठ्यक्रम में थर्ड पर्सन पत्र में, उनके नाम आदि के बारे में आपको बताया था। और अब उन्हें पुस्तकों अंकों के हिसाब से जो है कौन सी पुस्तक के कितने नंबर की आपके पाठ्यक्रम में रखी गई है, तो ये भी आपको जानना अति आवश्यक है। तो इन पुस्तकों का जो अंकों का विभाजन किया गया है तो 2 प्रकार से उनकी पुस्तकों को इस प्रश्न पत्र में रखा गया है। पहला है आपका व्याख्या हेतु, यानी इस प्रश्न पत्र में 2 तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। पहला व्याख्या हेतु और दूसरा समालोचना हेतु। कुछ व्याख्याएं होंगी, इन व्याख्याओं में आपका 10 नंबर 2 व्याख्याएं संस्कृत भाषा के माध्यम से प्रस्तुत हैं इस प्रश्न पत्र में, और 4 व्याख्याएं जो है आपकी वो आपको हिंदी भाषा के माध्यम से व्याख्या करनी होंगी। इस तरह से इनके पूरे प्रश्न पत्र को 2 भागों में बांटा गया, आपका व्याख्या हेतु और समालोचना हेतु। तो पहला जो आपका नंबर आता है व्याख्या हेतु। व्याख्या हेतु इसमें महाकवि कालिदास के नाटक हैं। महाकवि व्याख्या हेतु प्रस्तावित नाटक अर्थात कालिदास के नाटक, कालिदास के नाटक ये आपके 30 अंक इसके निर्धारित है। दूसरा बिंदु आपको इसमें आता है रघुवंश जो महाकाव्य है और खंड काव्य। तो रघुवंश महाकाव्य इसका 13वां जो सर्ग है आपके वो पाठ्यक्रम में रखा गया है। और इसी तरह आपका दूसरा जो महाकाव्य इनका कुमार संभवम महाकाव्य, इसका 1 सर्ग से पहले सर्ग से लेकर 5वें सर्ग तक आपके सिलेबस में निर्धारित किया गया है इस तरह से। और थर्ड नंबर पर आपका आता है मेघदूत खंड काव्य। मेघदूत खंड काव्य व ऋतु संहार। ऋतु संहार ये भी यानी कि महाकाव्य और खंड काव्य जो है 30 अंकों ये हैं। 30 नंबर जो है इनके लिए निर्धारित किए गए सिलेबस में पाठ्यक्रम में आपके। लेकिन जब हम इस पाठ्यक्रम की बात करते हैं इसमें आपका जो मेघदूत खंड काव्य ऋतु संहार जो खंड काव्य है इसमें तो पाठ्यक्रम लिखे गए हैं, लेकिन ऋतु संहार का जब पेपर में देखते हैं उल्लेख मिलता है, देखने को हमें नहीं मिलता है। वह सिर्फ मेघदूत खंड काव्य से ही व्याख्या और प्रश्न जो है पूछा गया है। ऋतु संहार में से वहाँ ने कोई व्याख्या पूछी है प्रश्न पत्र में से पहले एग्जाम में जो है, और नहीं इसमें कोई क्वेश्चन पूछा गया है। इस तरह से इनके महाकाव्य और खंड काव्य ये 30 अंक से प्रश्न पत्र में निर्धारित किए गए हैं। इसके अलावा समालोचना की जब हम बात करते हैं तो समालोचना के अंतर्गत जो है आपके 40 नंबर का पेपर आपका शेष रहता है। तो समालोचना का जो आपका दूसरा बिंदु है इसमें पहला है कालिदास का स्थिति काल, कालिदास का स्थिति काल और आपका जीवन वृत्त एवं रचना की जो इनकी संख्या है, जितनी इनकी रचनाएं हैं उनके ऊपर
आपका ट्यूशन रचना, संख्या आदि बिंदुओं पर जो है आपका प्रश्न जो है प्रश्नव्य है। ये आपका इसके लिए 15 अंक जो निर्धारित किए गए हैं। दूसरा जो बिंदु की बात करते हैं जिसमें कालिदास की काव्य कला नाटक कला एवं रचना सौंदर्य पर प्रश्न, इसके लिए 25 अंक निर्धारित इस पाठ्यक्रम में, इस प्रश्न पत्र में किए गए हैं। तो इस तरह से महाकवि कालिदास की जो रचनाएं हैं उन्हें इस तरह से अंकों के हिसाब से इसमें डिवाइड किया गया है, विभाजित किया गया है। इस तरह से आपके 100 नंबर पूरे होते हैं। यानी कि जो नाटक हैं वो 30 नंबर के हैं और महाकाव्य और जो खंड काव्य हैं वो भी 30 नंबर के हैं। दूसरा जो इसमें प्रश्न पूछे जाएंगे आपको महाकवि कालिदास का जन्म स्थान, जन्म समय आदि को लेकर के और उनकी रचनाओं की संख्या है उनको लेकर के। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा और आपका उसके लिए 15 अंक जो है इसका प्रश्न पत्र में निर्धारित किए गए हैं। और इसके बाद कालिदास की काव्य कला, नाट्य कला और उनका जो रचना सौंदर्य है उस पर 2 प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। 4 प्रश्न आपके प्रश्न पत्र में होंगे जिसमें 2 आपको करने होंगे। उसके लिए इस प्रश्न पत्र में आपको 25 अंक जो निर्धारित किए गए हैं। इसमें जो आपको बताया था कि जो 2 संस्कृत व्याख्याएं आपको पेपर में पूछी जाएंगी उनमें से पहली संस्कृत व्याख्या आपकी इसमें से अभिज्ञान शाकुंतल में से प्रश्नव्य है 10 नंबर की संस्कृत व्याख्या, और दूसरी जो आपकी व्याख्या है वो आपकी मेघदूत नामक खंड काव्य में से पूछी जाएगी। इस तरह से 2 संस्कृत व्याख्याएं इन पुस्तकों में से आपको प्रश्न बनती हैं। बाकी 80 नंबर का जो आपका पेपर वो अन्य रचना में से आपका पूछा जाएगा जिसमें आपकी व्याख्याएं भी होंगी और प्रश्न भी होंगे। इस तरह से यह आपका इनका जो पुस्तकें हैं उनका अंकों के विभाग से आपका डिवाइडेशन था, निर्धारण किया गया इस तरह कौन सी पुस्तक कितने नंबर की आपकी पाठ्यक्रम में इस प्रश्न में होगी। ये इनका जो पाठ्यक्रम आपको लिखवा दिया गया है। अब हमें कालिदास पर सामान्य चर्चा कर चुके हैं, उनकी पुस्तकें कौन कौन सी हैं और कितने नंबर की आपके इस प्रश्न पत्र में लिखी गई, इस पर हमारी बात हो चुकी है, आपको लिखवा भी दिया गया है। और अब हम आगे कालिदास पर आते हैं, उनके जीवन वृत्तांत पे आते हैं, क्योंकि उनके जीवन वृत्तांत को लेकर के भी उनका जन्म स्थान का कौन सा है, जन्म समय क्या रहा है, और इसके अतिरिक्त जो है उनकी रचनाएं हैं उनमें उनका जो वर्णन विषय है वो क्या रहा है, ये सारी बातें हम करेंगे। तो जहाँ तक हम कालिदास की बात करते हैं, मैं आपको इससे पूर्व कालांश में बताया था कि महाकवि कालिदास जो है वो भारतीय नेतृत्व विश्व के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। आप संस्कृत साहित्य जगत के या संस्कृत साहित्य के मूर्धन्य कवि और निपुण नाट्यकार हैं। आपकी प्रतिभा और अद्भुत कल्पना शक्ति और नाटक निर्माण रचना कौशल पर मंत्रमुग्ध होकर भारतीय जनता आपको कवि कुलगुरु कवि श्रोमणी की बात लेने के लिए बात देती थी। इतना ही नहीं, आपकी प्रतिभा, आपका यश, आपका गौरव जब भारतीय सीमाओं को लांघकर विश्व के दूसरे छोर तक पहुंची तो विश्व जनता ने भी या विदेशी जनता ने भी जो है आपको विश्व कवि की उपाधि से अलंकृत किया, घोषित किया। और हम जानते हैं कि भारत एक आध्यात्मिक राष्ट्र रहा है। यहाँ के जो कवि मनीषी हैं उनकी निरहिता विश्व प्रसिद्ध है और इन्होंने सदैव जन कल्याण की भावना से कार्य किया है। कभी भी अपने आत्म मान सम्मान की या यश गौरव की इच्छा जाहिर नहीं किए, इसके और कभी ध्यान उन्होंने नहीं दिया। महाकवि कालिदास भी इसके अपवाद नहीं है। महाकवि कालिदास की जन्म स्थान, जन्म समय को लेकर आज भी संदेह बना हुआ है। इस विषय में
कुछ कपोल कल्पित और सत्य से अनुप्राणित घटनाएँ हैं, प्रमाण हैं, जिनके आधार पर हम इनके जन्म स्थान, जन्म समय के बारे में एक अंदाज़ा लगा पाते हैं। और ये निर्वात सत्य है कि माघी कालिदास है वो नम्रता या उनमें नम्रता की पराकाष्ठा थी और उनमें आत्मश्लाघा जो बिल्कुल भी नहीं थी। और इसके उदाहरण जो हैं उनकी रचनाओं में हमें कदम कदम पर पदे पदे देखने को मिलते हैं। माघी कालिदास रघुवंश जो महाकाव्य है, इसमें भी उन्होंने एक बहुत अच्छा उदाहरण अपनी नम्रता को प्रकट करने दिया है कि क्वय सूर्य प्रभो वंशय क्वय चाल्पी विषयमति तीर्षो दूसरा मोहात उडुबे रश्मि सागरम। इसमें माघी कालिदास की नम्रता की पराकाष्ठा है वो अपने आप ही हमें दृष्टिगोचर होती है।